1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबने स्कूल में जरूर पढ़ा है, पर ज्यादातर बातें ना टुकड़ों में याद रहती हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन बिखरे हुए ऐतिहासिक तथ्यों को एक साथ जोड़ेंगे और राजस्थान में इस विद्रोह की पूरी कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान की रियासतें 1857 की इस बड़ी लड़ाई का एक अहम मैदान बन गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सी शिकायतें थीं जो बारूद की तरह जमा हो रही थीं। फिर विद्रोह की पहली चिंगारी कैसे भड़की, इस विद्रोह के बड़े चेहरे कौन थे, अंग्रेजी साम्राज्य ने कैसे पलटवार किया, और आखिर में इस पूरी क्रांति की विरासत क्या रही। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस तनाव से जो विद्रोह होने से काफी पहले से ही हवा में मौजूद था। देखिए, माहौल तो काफी पहले से ही बन रहा था। अंग्रेज क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे। मतलब राजा बस नाम के रह गए थे, असली पावर तो अंग्रेजों के पास जा रही थी। ऊपर से उन्होंने नमक और अफीम जैसे बड़े ट्रेड पर अपना कब्जा जमा लिया था। इससे राज्यों की कमाई खप हो गई। और सबसे बड़ी बात, अजमेर अजमेर उनका मेन सेंटर था। सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा गोला बारूद, सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता था। माहौल में गुस्सा तो था ही, लेकिन फिर एक ऐसा ऑर्डर आया जिसने सचमुच आग में घी डालने का काम कर दिया। हुआ ये कि अंग्रेजों ने अजमेर के किले की रखवाली कर रही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अचानक हुक्म दिया कि वो नसीराबाद चले जाएं और उनकी जगह गोरे सैनिकों को तैनात कर दिया। बस यहीं से भारतीय सैनिकों के मन में शक पैदा हो गया। उन्हें लगा कि अंग्रेजों को उन पर जरा भी भरोसा नहीं है, और यही अविश्वास विद्रोह की सबसे तात्कालिक और बड़ी वजह बन गया। और फिर जो चिंगारी दबी हुई थी वो भड़क उठी। चलिए अब विद्रोह के उन शुरुआती दिनों में चलते हैं जब ये आग फैलनी शुरू हुई। राजस्थान में बगावत का बिगुल बजा 28 मई को नसीराबाद से। इसके ठीक कुछ दिन बाद 3 जून को नीमच में भी सैनिक भड़क उठे, और फिर 21 अगस्त को एरनपुरा में जोधपुर लीजन ने भी विद्रोह कर दिया, और उनका नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नीमच छावनी की ये बात बहुत मशहूर है। एक अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को वफादारी की कसम खाने को कह रहा था। तभी मोहम्मद अली बेग नाम के एक सैनिक ने खड़े होकर कहा, अंग्रेजों ने खुद अवध को हड़पकर अपनी शपथ तोड़ी है, तो वो हमसे वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस एक लाइन ने वहां का पूरा माहौल बदल दिया। ये विद्रोह सिर्फ तारीखों और जगहों का खेल नहीं था, ये उन लोगों की कहानी थी जो इसके पीछे थे। तो आइए अब इस विद्रोह के कुछ मुख्य चेहरों से मिलते हैं। अच्छा, अब ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उस वक्त राजस्थान में कुल 6 बड़ी सैनिक छावनियां थीं। अब देखिए, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और देवली, इन 4 में तो बगावत हुई, लेकिन ब्यावर और खेड़वाड़ा की छावनियां शांत रहीं। उन्होंने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। इससे एक बात साफ होती है कि ये विद्रोह पूरे राजस्थान में एक साथ एक जैसा नहीं फैला था। और जब हम बड़े चेहरों की बात करते हैं तो तात्या टोपे का नाम सबसे पहले आता है। उनकी एंट्री ने राजस्थान की इस लड़ाई को एक नया ही मोड़ दे दिया था। तात्या टोपे असल में 2 बार अपनी सेना के साथ राजस्थान में दाखिल हुए। पहली बार अगस्त 1857 में, और फिर उसी साल दिसंबर में उन्होंने भीलवाड़ा के पास कोहाड़ा में जनरल रॉबर्ट्स की अंग्रेजी फौज से एक जबरदस्त लड़ाई भी लड़ी और विद्रोह की आग को ठंडा नहीं पड़ने दिया। जैसे पूरे देश के लिए मंगल पांडे का नाम अमर है, वैसे ही राजस्थान की इस क्रांति में अमरचंद बाढ़िया का नाम लिया जाता है। उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इस क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी दौलत क्रांतिकारियों की मदद के लिए दे दी थी। अब बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जिसे इतिहास में एक बहुत ही खास नाम से जाना जाता है, गोरों और कालों का युद्ध। ये लड़ाई थी चेलावास की लड़ाई। तारीख थी 18 सितंबर 1857। ये वो दिन था जो राजस्थान के विद्रोह के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस लड़ाई में एक तरफ थे आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह और उनके साथी, और दूसरी तरफ थे पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन और राजस्थान के सबसे बड़े अंग्रेज अफसर एजीजी जॉर्ज लॉरेंस की फौज। और नतीजा हुआ विद्रोहियों की एक जबरदस्त जीत। और इस जीत का जश्न, या कहें कि अंग्रेजों को संदेश देने का तरीका बहुत भयानक था।
विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन का सिर काटकर आउवा के किले के मेन गेट पर लटका दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधी, खुली चुनौती थी। विद्रोहियों की इन जीतों ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी, लेकिन साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब बारी थी उनके पलटवार की। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत से वापसी की। कर्नल होम्स जैसे अफसरों ने आउवा जैसे बड़े किलों पर वापस कब्जा कर लिया, और इस काम में अंग्रेजों को कुछ हिंदुस्तानी रियासतों से भी मदद मिली, जो इस विद्रोह की एक कड़वी सच्चाई है। जैसे करौली ने कोटा को छुड़ाने में मदद की, और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह तो खुद अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की तरफ से लड़ने चले गए थे। और आखिर में इस विद्रोह के सबसे बड़े नायकों में से एक तात्या टोपे का अंत भी बहुत दुखद हुआ। वो अंग्रेजों की ताकत से नहीं, बल्कि अपनों के धोखे से पकड़े गए। उनके ही एक दोस्त मान सिंह ने उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया। तो हाँ, विद्रोह को आखिरकार कुचल दिया गया, लेकिन इसकी चिंगारी बुझी नहीं। इसने आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ी। एक अंग्रेज अफसर था पीटी प्रिचार्ड। उसने अपनी किताब में लिखा है कि अगर क्रांतिकारियों ने अजमेर पर कब्जा कर लिया होता ना, तो राजस्थान के बाकी राजा भी उनके साथ मिल जाते, और फिर शायद नतीजा कुछ और होता। ये बात अजमेर की अहमियत को साफ दिखाती है। तो ये थी कहानी, और आखिर में एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि ये जो लोग लड़े, क्या हम उन्हें सिर्फ अपने राजा के खिलाफ बगावत करने वाले विद्रोही माने, या फिर ये वो लोग थे जो एक बाहरी ताकत के खिलाफ खड़े हुए और राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी कहलाए? इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये इतिहास को देखने का अपना अपना नजरिया है।